Hello, good morning students. Today we will discuss about new chapter tissue processing. आपका लास्ट चैप्टर जो था फिक्सेटिव और आपका डिकैल्सिफिकेशन, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. फिक्सेटिव में आपने फिक्सेशन के बारे में पढ़ा, डिकैल्सिफिकेशन में आपने पढ़ा बोनी टिश्यू को किस टाइप से क्या किया जाए, आपका सॉफ्ट किया जाए. आज हम पढ़ेंगे आपका टिश्यू प्रोसेसिंग. टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर आपका जब आप फिक्स कर देते हो किसी भी टिश्यू को, तो उसके बाद हम उसके साथ क्या क्या स्टेप्स करते हैं ताकि हमारे पास उसकी जो कंप्लीट डिटेल डिज़ायर्ड होती है, जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए हम किस टाइप से उसको तैयार करते हैं. क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट स्पेसिमेन से नहीं, क्या आप जब डायरेक्ट स्पेसिमेन कलेक्ट करते हो तो उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या नहीं मिलती, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है. जो आप माइक्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट आपको नहीं मिल सकती है. तो उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम जो स्टेप करते हैं, वो सारे स्टेप को हम अगर एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, आपका टिश्यू प्रोसेसिंग. जो आप टिश्यू ले रहे हो उसके साथ हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे ताकि हमें वो सारी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए. देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं. आपका द स्टडी ऑफ दिस टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड दैट कोर्स and fine detail of tissue processing so that excellent section are obtained. देखिए, आपका ये सेक्शन से मोस्टली मेनली आपका रिलेटेड नहीं है, सारा इसके अंदर आता है कि आपका सेक्शन भी कटेगा, माइक्रोटोम इसमें यूज होता है. उसके बाद टिश्यू आपके जो इसमें क्या होता है, आपका जो भी मैंने आपको क्या बताए थे, क्लियरिंग बताई थी, डिहाइड्रेशन बताया था, ये सारे क्या हो जाते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसमें करते हैं. तो इसमें क्या होता है आपका, अब तो मशीनें आ गई हैं, टिश्यू प्रोसेसर, जो क्या करते हैं खुद ब खुद टिश्यू को प्रोसेस कर देते हैं. उनमें क्या करते हैं, हम सेक्शन काट के डाल देते हैं, वो क्लियरिंग भी करते हैं, डिहाइड्रेशन भी करते हैं, सारा काम क्या करते हैं खुद ब खुद कर देते हैं. लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि एक्चुअली आपका प्रोसेसिंग के अंदर होता क्या क्या है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इसमें आपका सेक्शन कटिंग से, कि आपका जो भी स्पेसिमेन आपने लिया है उसको किस टाइप से हम क्या करेंगे, उसका सेक्शन कट करेंगे. साइज मैंने आपको बता रखा है, 4 से 5 माइक्रोन, 4 to 5 माइक्रोन तक हम क्या लेते हैं, आपका साइज लेते हैं. थिन जो आपकी थिननेस होती है, आप किसी भी टिश्यू की जो स्लाइस होती है उसकी जो थिकनेस बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपका क्या है 4 to 5 माइक्रोन. सिर्फ बोनी टिश्यू को हम क्या करते हैं, थोड़ा मोटी लेते हैं, यानी कि 10 माइक्रोन तक ले लेते हैं. लेकिन आपका जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनकी हम पतली लेते हैं, काफ़ी थिन लेते हैं. अब देखिए आपका डेफिनेशन. The term tissue processing refers to treatment of the tissue necessary to impregnate it into a solid medium so that the tissue is rendered sufficiently firm yet elastic for the tissue section of desirable thickness to be cut on microtome. This is not the only technique employed for tissue section. Section can also be produced by means of cryostat or freezing microtome or frozen tissue. The fixed impregnated tissue have an advantage that can be more easily stored and reproducibility of section at a later date is easier. देखिए, इसका मतलब समझिए आपका कि जो आपका प्रोसेसिंग है वो किससे रेफर करते हैं, आपका कि इम्प्रेग्नेट करने हैं आपके किसी टिश्यू को. इम्प्रेग्नेट करने का मतलब जो भी आप प्रोसेस करते हो, कटिंग करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको कटिंग के बाद जो पैराफिन वैक्स होता है उसको आपको रिमूव करना पड़ता है वहाँ से, ताकि हमारी स्टेनिंग में आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. यानी कि स्टेनिंग तक जितनी भी स्टेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो डिज़ायरेबल आपके सारे के सारे स्टेप डिज़ायर होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो सारे के सारे क्या आपका प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं. उसके बाद देखिए, section can be produced by means of the cryostat or freezing microtome on frozen tissue. देखिए, फ्रीजिंग माइक्रोटोम, ये सारे आपका फ्रीजिंग क्यों यहाँ पे यूज हुआ. देखिए, आपका टिश्यू क्या है, टिश्यू को हम एक फिक्स इन्वायरमेंट में काटते हैं ताकि आपका टिश्यू पे क्या ना हो, प्यूट्रिफिकेशन से वो बचा रहे. क्योंकि वैसे तो हम फिक्सेशन कर देते हैं, लेकिन हमें इन्वायरमेंट भी ऐसा बनाना पड़ता है कि उस पर कम से कम क्या हो, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़े. तो इसलिए हम फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स हो गए. आपका फ्रोजन टिश्यू हो गया, फ्रोजन यानी कि आपका फिक्स टिश्यू होता है, जो होगा फ्रोजन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है किसमें, फिक्सेटिव के अंदर. तो फ्रोजन टिश्यू, इस टाइप के टिश्यूज को हमको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है. द फिक्स्ड impregnated tissue have an advantage that can be more easily stored and reproducibility of section at a later date easier. देखिए, अगर आपका टिश्यू क्या फिक्स्ड है,
फिक्सेशन, अगर आपने उसको फिक्सेटिव के अंदर डाला है, उसके बाद आप उसको क्या करो, प्रोसेस कर रहे हो, तो उसकी जो क्या होती है, स्टोर करने में आपको क्या होती है, इजीनेस होती है। इजीनेस क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर होता है आपका, उसके अंदर क्या होगा आपका फिक्सेटिव क्या कर देता है, उसके अंदर की जो प्रोटीन होती है, जो प्यूट्रिफिकेशन के लिए क्या होती है आपकी, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलिसिस के लिए क्या होती है आपका जिम्मेदार होती हैं, जिनका जो जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपका खराब करने के लिए टिश्यू को, वो सारी क्या हो जाती हैं, कोगुलेट हो जाती हैं, फिर एक दूसरे के साथ बाइंड अप हो जाती हैं, और वो आगे क्या नहीं करती हैं, आपका रिएक्शन नहीं देती हैं। तो आपका क्या हो जाता है, टिश्यू क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब फिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो टिश्यू होगा उसको स्टोर करने में या फिर अगर लंबे टाइम तक रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बिल्कुल आपका क्या होता है, सही रहता है, उसमें किसी टाइप का क्या नहीं होगा, पुट्रिफिकेशन ऑटोलाइसिस नहीं होंगे। तो आपका यहाँ पे फिक्सेशन का ये बेनिफिट है, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टिश्यू प्रोसेसिंग, एज सुन एज पॉसिबल, as soon as the tissue is received, it is very important that the tissue be properly labeled so as to avoid any confusion regarding duplication of same name or giving a wrong diagnosis to the patient. The labeling has to be a foolproof system. The label should remain throughout the entire processing and later as permanent record keeping. To ensure this, most laboratories have a numbering system for each specimen. As soon as a specimen is received, it is given a specific individual number. यहाँ से आप देखिएगा, ये इसका कहने का मतलब क्या आपका, ये जो है आपका ये स्पेशली इसलिए है ताकि आपका क्या हो, जो लेबलिंग होती है वो भी किसके अंदर आती है, प्रोसेसिंग के अंदर की। प्रोसेसिंग करते टाइम आपको क्या नहीं करना है, आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पेसिमेंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के, उनको क्या नहीं करना, मर्ज नहीं करना है, आपको मिक्स नहीं कर देना है। अनअदरवाइज क्या हो सकता है कि अगर आपको क्या करना है, किसी के दो आपके पास काफ सैंपल है या फिर आपके पास दो बायोप्सीज है लंग्स की, और दोनों के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको क्या करनी है, स्टेनिंग करनी है, क्योंकि आपका डिपेंड करता है कि डिजीज किस टाइप का है, आपको डिजीज किस टाइप का आपको क्या मिला, फिजिकली दिखाई दिया। किसी का टीबी हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टेनिंग में थोड़ा चेंजेस होते हैं। तो वो अगर आपको क्या होगा, वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी क्रॉस हो जाएगी एक दूसरे की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप माइक्रोटोम में सेक्शन काटोगे तो लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है स्लाइस में। उसके बाद आप कैसेट में अगर उसको डालते हो तो आपका लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है कि इस कैसेट में किसका सैंपल है। पेशेंट का जो नेम होगा या नंबर होगा वो आपको क्या वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, ताकि आपका जो टिश्यू हो वो क्या ना हो, आपको पता रहे कि ये इस पेशेंट का टिश्यू है। उसकी जो क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मर्ज नहीं होनी चाहिए किसी दूसरे स्पेसिमेन के साथ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका, ये देख लीजिए आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपके सारे क्या हो जाते हैं, क्लियरिंग हो गया, आपका डिहाइड्रेशन हो गया, ये सारे क्या हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फिलहाल आपका आगे चलते हैं। विच इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड इन रजिस्टर। तो आपको जो भी आपका लेबलिंग डिटेल होगी वो सारी क्या होगी, रजिस्टर के अंदर क्या होती है, फिक्स होती है कि पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट का आपका एज क्या है, और जो जिस डॉक्टर ने रेफ़र किया है उसका नाम क्या है, और आपका टिश्यू का जो नेचर है वो किस टाइप का, हमने टिश्यू में किस टाइप की क्या करनी है, आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आपका रजिस्टर में होती है। लेबलिंग शुड नॉट बी डन यूजिंग ऑर्डिनरी इंक एज इट गेट्स डिजॉल्व इन रिएजेंट यूज ड्यूरिंग प्रोसेस। ये आपका जो क्या है, आप इंक यूज़ करते हो आप, उसमें आपका लेबलिंग ज़्यादा जरूरी नहीं होती कि आप कौन सी इंक इसमें ऐड कर रहे हो, वो आप क्या करते हो डायरेक्टली आपका ऐसे डाल देते हो, उसमें आपका लेबलिंग ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। बट आपका वैसे क्या है, आपका जो स्लाइड होगी वो लेबल होगी। थिन वाइट कार्ड विद अ सॉफ्ट लेड पेंसिल टाइप्ड और प्रिंटेड लेबल्स आर सेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए आपका इसमें स्पेशली क्या दे रखेगा, आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाइट कार्ड होना चाहिए जिसको आप लेबल कर रहे हो, सॉफ्ट लेड पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका लेबल जो आपका व्हाइट कार्ड है उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े, और साथ में आपको वो मीठी भी ना, यानी वो क्या नहीं होना चाहिए, इरेज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको स्पेशल छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या समझा रखी है। टू इंश्योर दैट द लेबल रिमेन्स विद देयर करेक्ट स्पेसिमेन, टिश्यू प्रोसेसिंग baskets can be used. There are small perforated metal container in which the tissue and labels are placed. Tissue container can be transferred as such from a reagent to a reagent.
देख लीजिए, आपको लेबलिंग के थ्रू, लेबलिंग करने के बाद ही आपको क्या करना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। जैसे आपके बास्केट्स लिखा है, ठीक है, बास्केट्स यूज़ होते हैं, आपके बास्केट्स में डाल देते हैं आपके लेबल किए हुए स्पेसिमेंट्स को, और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जो मीन है आपका इस यहाँ पे, वो मीन ये है कि आपका लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्ज नहीं होना चाहिए आपका टिश्यू, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो एक टिश्यू की दूसरे टिश्यू के साथ मर्ज नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल पे। क्या आपको प्रिंसिपल आएगी आपका प्रोसेसिंग का? प्रिंसिपल क्या है आपका? मेन प्रिंसिपल मैंने आपको बता रखा है। हमारा किसी भी, जब हम स्पेसिमेन लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमारा एक फिक्स फोकस होता है कि हमें इस टिश्यू की स्टेनिंग करनी है और इसको प्रिजर्व करना है। और स्टेनिंग करने के लिए हमें हिस्टोपैथोलॉजी में ये सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। पहले फिक्सेशन करना पड़ता है। अगर आपका कैल्सिफाइड टिश्यू है तो डिकैल्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अगर आपका कैल्सिफाइड टिश्यू नहीं है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? उसके बाद आपका जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट में आपका फिक्सेटिव है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियरिंग करनी पड़ेगी, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन के बाद आपका अल्कोहल उसके अंदर चला जाता है, उसको भी आपको क्लियर करना पड़ता है। तो आपका वाटर डिहाइड्रेशन ये सारे आपके प्रोसेस क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो ये सारे लास्ट में आपका क्या हो जाता है, जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, स्टेनिंग के लिए एबल हो जाता है। स्टेनिंग उसमें क्या हो जाती है, प्रॉपरली कर सकते हैं हम। तो मेन जो हमारा फोकस होता है हिस्टोपैथोलॉजी में वो क्या होता है कि हमें टिश्यू को लेना है और उसको स्टोर्ड उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमने लिया है उसको उसी फॉर्म में कंटेन करके हमें स्टेनिंग करनी है। उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसकी जो नेचर है टिश्यू का वो डिनेचुरेट नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, फोकस करके रखनी पड़ती है। और लास्ट में हमें क्या चाहिए, डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन कि आपका टिश्यू क्या हो, बिल्कुल सही रहे, स्टेनिंग भी हो जाए और आपको इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट मिल जाए। तो उसके लिए जो सारे की सारे क्या हमें ये स्टेप करने पड़ते हैं। तो देख लीजिए, आपका द टिश्यू इज एम्बेडेड इन सॉलिड मीडियम बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट रिमूविंग द टिश्यू वाटर विच इज देन रिप्लेस्ड एनी सॉलिड मीडियम सच एज पैराफिन वैक्स। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, आपका जो टिश्यू वाटर, जो आपका टिश्यू फ्लूइड होता है वो आपने वहाँ से क्या किया, आपने रिमूव किया। जो टिश्यू वाटर है आपका, जो वाटर टिश्यू के अंदर वाटर था वो क्या हो गया, क्लीन हो गया। एक हिसाब से टिश्यू फ्लूइड समझ सकते हो आप। लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं बोल रहा हूँ मैंने, सिर्फ बोला क्या, टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स के बीच में रहता है। उसके बाद पैराफिन वैक्स के अंदर उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं फॉर द सॉलिडिफिकेशन। याद रखिएगा, आपके कैल्सिफाइड टिश्यूज़ को हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स से ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन जो आपके नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनको पैराफिन वैक्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर द हार्डनिंग, उनको हार्ड करना पड़ता है हमें। तो पैराफिन वैक्स के साथ डालते हैं, सॉलिड हो जाते हैं थोड़ा, रेंडर्ड फ्रेम इनफ टू एनेबल थिन सेक्शन। अब उसके बाद क्या हो जाता है, आपका थिन सेक्शन उसका काटा जा सकता है। बिना पैराफिन वैक्स के हम क्या नहीं कर सकते, उसका थिन सेक्शन नहीं काट सकते। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैंने फर्स्ट में 2 वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने मोस्टली आपका सारा जो बेसिक था वो कंप्लीट करा दिया था। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ये 2 वीडियो आपका हिस्टोपैथोलॉजी का बेसिक्स है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अभी भी किसी ने नहीं देखा है उस टाइम अच्छे से, तो आप एक बार दोबारा जाके उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो। उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद क्या होता है, माइक्रोटोम में डाल के हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द टिश्यू इज सॉफ्ट, नॉट सो हार्ड टू एनेबल माइक्रोटोम नाइफ टू कट द सेक्शन। ज़्यादा हार्ड भी नहीं करने में, पैराफिन वैक्स में ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आपको नॉर्मल हार्ड होता है और आपका क्या सेक्शन काट देते हैं। द एम्बेडिंग मीडियम हैज़ टू थ्रूली परमिएट द टिश्यू इन फ्लूइड form so that it solidifies without any damage to the tissue. The most satisfactory embedding medium used in routine histopathology is paraffin wax. हार्डनिंग के लिए आपका एक ही चीज़ यूज़ होता है और आपका एम्बेडिंग के लिए एक ही आपका वैक्स यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्स, याद रखिएगा। पैराफिन वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर फॉर द हार्डनिंग एंड एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में भी क्या है आपका, जब आप क्या होते हैं एम्बेड करते हो उसको, तो उसके लिए भी क्या है, जब आप इम्बेड करोगे और उसके बाद उसको काटोगे तो इम्बेडिंग में क्या होता है, आप हार्डनिंग मिलती है उसको। तो पहले क्या होता है, हम पैराफिन वैक्स को, जो आपका लिक्विड पैराफिन वैक्स होता है उसको क्या होता है 55 डिग्री तक आपका गर्म करते हैं, वो लिक्विड हो जाता है, उसमें टिश्यू डालते हैं। तो जो क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, जो आपका जो सेल होती है उसके अंदर तक क्या होता है, आपका चला जाता है क्या, पैराफिन वैक्स। उसके बाद जब कैसेड में एम्बेड करते हैं तो उसको आउटर सपोर्ट मिलता है। तो इंटरनल और आउटर सपोर्ट हम दोनों उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बाय पैराफिन वैक्स। मोस्ट ऑफ द टिश्यू फिक्सेटिव आर एक्वस फिक्सेटिव। So before the tissue can be embedded in paraffin wax, it is necessary that the water of some of the liquid tissue fluid is removed completely by the variety of compounds through a process called dehydration.
उसके बाद देखिए आपका पैराफिन वैक्स इज नेसेसरी दैट द वाटर एंड सम ऑफ द लिपिड टिश्यू फ्लूइड बी रिमूव्ड कम्प्लीटली एज अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ता है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद पैराफिन वैक्स का हमारा काम नहीं है, काम क्या था उसका, सॉलिडिफिकेशन। जो आप स्लाइस कट गए तो उसके बाद उसका कुछ काम है नहीं, उसका कोई काम भी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको आपका क्या करेंगे, आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था वाटर बाथ के अंदर उसको क्या किया जाता है, स्लाइस को उबाला जाता है फॉर द रिंकलिंगनेस। ठीक है, जो रिंकल्ड आ जाती है उनको भी क्या करते हैं, वाटर बाथ के थ्रू क्या 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 किया जाता है, खत्म किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर का जो पैराफिन वैक्स होता है उसको क्या कहते हैं, क्लियर किया जाता है। पीरियड टू पैराफिन वैक्स बेडिंग एंड इम्प्रेग्नेशन द टिश्यू मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग स्टेप। फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन। फिक्सेशन के बाद क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। जो भी इसके अंदर का वाटर है वो सारा कंप्लीटली क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद आपका क्लियरिंग, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के बाद आपको क्या करते हैं, उसको कटिंग करते हैं। उसके बाद कटिंग के बाद आपका अगेन हाइड्रेशन प्रोसेस होते हैं, क्लियरिंग प्रोसेस होते हैं, एक दो प्रोसेस और होती है आपकी, जो मैंने आपको सारे आपको उस वीडियो के अंदर बता रखी हूँ, आप सारे देख लीजिएगा। मैं प्रोसेस बाय स्टेप बता रखी है। और लास्ट में आपका क्या होता है, स्टेनिंग होता है। तो ये आपके क्या थे, कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आप एक बात क्या कीजिए, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसके समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आप भूल गए होंगे कि आपके कौन कौन से स्टेप थे। एक बार जाके उसको देख लीजिएगा तो आपकी समझ में क्या आता है, प्रोसेसिंग जो आएगी वो कंप्लीटली आ जाएगी। प्रोसेसिंग के अंदर आपका सारा का सारा आ गया उसके बाद। ठीक है, मेन जो आपका था फिक्सेटिव था और डिकैल्सिफिकेशन था। बाकी क्लियरिंग आपकी, ये आपको हम आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपकी क्लियरिंग में कौन कौन से एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, और मैंने वहाँ पे भी बता रखे हैं। तो एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आप इसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही रखते हैं। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन है आपका, इम्प्रेग्नेशन के अंदर क्या आता है, आपका सारा का सारा जो भी आप प्रोसेस करते हो वो सारे के सारे आपके आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो इसको क्या करते हैं, आपका अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया। देखिए अगर आपका 55 डिग्री से पैराफिन वैक्स में नीचे आ जाता है तो आपका क्या नहीं हो पाता है, इंटरनल जो सपोर्ट होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसमें आपका क्या होता है, टेम्परेचर हीट जो होती है वो भी क्या करती है, आपको अफेक्ट करती है। और आपका विस्कोसिटीज़ हो गया। ठीक है, विस्कोसिटी भी आपका यहाँ पे अफेक्ट करती है। तो हम बाकी आपका कल पढ़ेंगे। आज आप इतना पढ़ लीजिए कि आपका आता क्या क्या है आपके। आज आपका क्या था, बहुत बेसिक था कि आपका करना क्या क्या होता है आपको। आपका टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, लेबलिंग करनी पड़ती है, लेबलिंग भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कटिंग करनी पड़ती है माइक्रोटोम के थ्रू, फिक्सेशन करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, कैल्सिफाइड टिश्यू को तो डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा। जो आपने पीछे से पढ़ा है वो सारा आज इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज तो बेसिक था कि आपके इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।